है पहले हाफ बाउ रूल्स, फिर हुंड्स, फिर पूरा आपको हम बताएंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर होने के बाद आपका आपका आ जाएगा श्रोडिंगर इक्वेशन। थोड़ा श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए हम फिर से शुरू से आपको बता रहे हैं, समझ लीजिए। बोर्स एटॉमिक मॉडल जैसे हमने कंप्लीट किया, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल से हमें ये पता चल गया कि बोर्स एटॉमिक मॉडल्स आर डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियस अराउंड द इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल्स के रूप में क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं। ओके, ये बोर्स थ्योरी ने, और उसमें बहुत थ्योरी आ गई जिसमें हम सेल सब सेल देखते हैं के एल एम एन पर डिपेंड करता है, के एल एम एन एसपीडीएफ पर डिपेंड कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर। ये आपने हमने बोर्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, ठीक है। तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी तब तक चलती रही, तब तक हम लोग इसी तरह इलेक्ट्रॉन फिल करते रहे और यही सोचते रहे कि इलेक्ट्रॉन अपने सेल्स में पाए भी जाते हैं और वहीं पर अराउंड रहते हैं, जिनकी एक फिक्स एनर्जी होती है, उनकी एक फिक्स एनर्जी होती है। बट नया फोल्ड तब आया, द न्यू डिस्कशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स और द डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली ने बताया ये इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव कर रहा है, तो वेव का मतलब ये हो गया कि वेव यदि किसी कंपोनेंट्स की अगर वेव हम निकाल लेते हैं तो वो ऑलरेडी लैम्डा पर डिपेंड करती है, और लैम्डा की डी ब्रोगली ने इक्वेशन निकाल दिया है, एच इज अपॉन एमवी, एमवी इज इक्वल टू मोमेंटम। तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया एटॉमिक थ्योरी में, और उस एटॉमिक थ्योरी में फिर बोर्स का ये जो फेल हो गया कि जो एनर्जी है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना फिक्स पाथ वे में फिक्स एनर्जी में पाया जाता है। क्योंकि कभी भी किसी भी का जब वेव निकालते हैं तो वेव में किसी चीज का फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि लाइट ऑफ द वेव हम निकाल चुके थे पहले। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा है द वेव एज द डुअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एज अ पार्टिकल नेचर, एज द वेव नेचर। वेव नेचर में डी ब्रोगली ने बहुत अच्छा किया। फिर उसके बाद जैसे ही वेव के बारे में थोड़ा सा बताया, तो इसमें जब श्रोडिंगर साइंटिस्ट आए और श्रोडिंगर ने इसको बहुत अच्छे से प्रूव किया कि ये 3D डायमेंशनल वेव है, जो कि हमारा एक्स वाई जेड कहीं भी रह सकता है, और एक्स में भी रह सकता है, वाई में भी रह सकता है, और जेड और रह सकता नहीं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। यानी बिल्कुल रह पाना बहुत मुश्किल है, बहुत अच्छे से ये कंफर्म नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। जबकि बोर्स ने बता दिया था कि ऑलरेडी क्या है, सेल्स में रहेगा, तो डी ब्रोगली ने प्रूव कर दिया कि ये सेल्स में नहीं रह सकता, ये एज लाइक अ वेव है। तो वेव है, तो वेव का मतलब उसको फिक्स पॉसिबिलिटी नहीं है। तो श्रोडिंगर ने अपने एक इक्वेशन दिया, वो इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे बाद में, जो एक्स वाई जेड थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता था कि इलेक्ट्रॉन तो है वो, और इलेक्ट्रॉन कैसा एज लाइक अ वेव है। तो वेव की प्रोबेबिलिटी जहां पर ज्यादा है उसको उन्होंने इक्वेशन से उसके एनर्जी लेवल पर डिपेंड करते हुए बता दिया। तो इसमें जब ये चीजें क्लियर हो गई एकदम, तो एनर्जी लेवल निकल आया। एनर्जी लेवल से आपको अलग अलग कि आप वेव आप इलेक्ट्रॉन रहे कहाँ, यानी कंफर्म ये हो गया जनरल इस समय जो मॉडल है कि जब एज लाइक अ वेव है तो इलेक्ट्रॉन कहीं पाया नहीं जाएगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब वो प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है उसके एनर्जी पर, जिसको हुंड साइंटिस्ट बाउ ने, बाउ इसको जर्मन वर्ड बिल्ड, उन्होंने बताया कि जो एनर्जी लेवल होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और वो n+l रूल पर डिपेंड करेगा। इसीलिए आप बाउ प्रिंसिपल आपने देखा होगा, हमने इसको आपको बताया भी है। आप बाउ रूल हमारा डिपेंड किसमें कर रहा है, एनर्जी लेवल पर, इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी लेवल, जो हमें n+l रूल से मिलती है, n+l रूल से मिलती है। किससे मिलती है, n+l रूल से मिलती है। n+l रूल है क्या, इसके पहले थोड़ा सा क्वांटम नंबर जानते हैं, और फिर क्वांटम नंबर की एक हमारी लास्ट वीडियो रहेगी जिसमें आप देखेंगे। n को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, जो डिपेंड करती है सेल पर, और l होता है जो एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम। तो
एजीमुथल नंबर जो होता है, इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो एक एनर्जी लेवल तैयार हो जाता है। ठीक है, उस एनर्जी लेवल को हम देखते हैं कि एनर्जी लेवल जिसका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है। ठीक है, और मिनिमम से हायर तब जाएगा जैसे जैसे उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। एन प्लस एल रूल इसके पहले बहुत अच्छे से हमने बताया था, थोड़ा सा आप फिर से आप जान सकते हैं। जब हमने जान लिया इस ऑर्बिटल जो होते हैं वो एन एस, टू एस, टू पी, ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा थ्री एस, थ्री एस के बाद आ जाएगा थ्री पी, थ्री पी आप किसी भी तरह निकाल सकते हैं उसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हम लास्ट में लिख दे रहे हैं थ्री डी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, जो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे थे वो शायद एन प्लस एल रूल नहीं निकाल सकते, इसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए एन तो नंबर ऑफ सेल, जो यहाँ पर ये आपका सेल है 1 2 3, ये आपका एन हो जाता है। एल जो होता है, एल की वैल्यू हमने बता दिया था, एल की वैल्यू जो होती है वो एस के लिए हम 0 होती है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, और पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, और एफ के लिए 3 होती है। ये एल की वैल्यू होती है, अजीमुथल क्वांटम नंबर की ये वैल्यू होती है। एस के लिए 0, पी के लिए 1, और डी के लिए 2, और एफ के लिए 3। ठीक है, तो अब आप इसमें देख लेंगे, हम एन प्लस एल रूल निकाल के सबको ऑलरेडी अरेंज कर देंगे, क्योंकि अरेंजिंग ऑर्डर में बहुत क्वेश्चन ये आता है, आप इसको अरेंज करिए। आपको आगे पीछे कहीं से दे सकते हैं, कोई सीरियल जरूरी नहीं है। उस सीरियल में आप एन प्लस एल, अब देखिए एस हाई है केवल, यहाँ पर एन इसका क्या है, ध्यान से देख लीजिए। अब एल एन तो है आपका 1, ये दिया हुआ है, और एल इसका क्या है, एस के लिए जो वैल्यू होती है आप क्या होती है 0, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू हो गया आपका 1। इसमें देखेंगे तो ये 2 है, और एस है यहाँ पर, एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब ये एन क्या है 2 है, पी के लिए 1 होता है तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। अब फिर देखते हैं 3 है, एन एस के लिए 0 है, ये टोटल 3 हो गया। यहाँ 3 है तो 3, और पी के लिए क्या होता है 1, तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 3 तो एल की वैल्यू कितनी है 3, और डी के लिए क्या होता है 2, तो ठीक 2 प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए आपको एनर्जी कंफर्म हो गई, ये एनर्जी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, ऐसा करके आप निकालते चले जाएंगे तो आ जाएगा। कहीं कोई जरूरी नहीं कि हमने यहाँ पर अरेंजिंग ऑर्डर कैसे दिया है, आपको इतना सबसेट दे दिया जाएगा, उसका निकालना पड़ेगा आपको कि कौन सी एनर्जी लेवल है। तो मिनिमम ये है, फिर उसके बाद मैक्सिमम। अब जहां पर इलेक्ट देखते हैं कि हमारी एनर्जी सेम है, अगर एनर्जी वहां पर देखो इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एन, जिसका नंबर ऑफ एन ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी ज्यादा होगी। इस बात पे ध्यान रखिएगा, एनर्जी ये होता है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, मतलब अब जब सेम आ गई तो सेम में प्रॉब्लम हो गई, हम इसको रखें कि इसको, तो जिसका एन नंबर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी। अब जैसे इसका एन नंबर कितना है 2 है, इसका एन नंबर कितना है 3 है, तो इसका 2 है तो इसकी मिनिमम एनर्जी हो जाएगी, इससे इसकी ज्यादा है तो इसलिए इसकी, इसी तरह अभी आगे भी आप देखेंगे तो 4s आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा 4s आ गया। अब 4s में आपने निकाला तो n की वैल्यू जो होती 4 है, s के लिए l की वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ पर 4 आ गया। तो यहाँ भी देखिए 4 है और यहाँ भी आपको 4 है। जब इस प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम नंबर देखते हैं n नंबर किसका ज्यादा है। अब n नंबर देखिए इसमें 3 है और इसमें n नंबर कितना है 4 है, ये 3 है ये 4 है, तो 3 वाला मिनिमम हो जाएगा और 4 वाला मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बड़े एग्जामों में, नीट एग्जाम में, इसमें सब में ये आता है आपका, इसको आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान दे देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे पैरेलल कंडीशन हो जाएगी जो एनर्जी डिपेंड करती है n प्लस एल पर, बट सेम एनर्जी जो डिपेंड करती है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये एनर्जी ऑर्डर आप जब निकल जाएगा आपको अपने आप पता चल जाएगा, ये 1s है, इसका 1 है तो यहाँ पर ये 1s हो जाएगा।
इससे एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, 2s की हो जाएगी। अब 2s के बाद ये 3 नंबर आ रहा है, अभी दोनों 3 है, बट इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, यहाँ पर ये 2p हो जाएगा और फिर ये ऑलरेडी आपका 3s हो जाएगा। 3s के बाद 4 आ रहा है, अब 4 ये दोनों में है बट यहाँ पर मिनिमम है, तो इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा 3p, फिर अरेंज करेंगे तब ये 3d ना आकर क्या आ जाएगा, 4s आएगा, 4s के बाद ये हो जाएगा आपका 3d। तो ये अरेंजिंग ऑर्डर हो जाता है जो n+l के रूल पर डिपेंड करता है। और आप बाउ ने इसी को एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्युपाइड बाय लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, ओके, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्युपाइड बाय द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी की ओर से इंक्रीज होगा और सबसे पहले यही रहना चाहता है, इसलिए जब भी हम भरेंगे सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, ये लंबा एक चार्ट हो जाता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी और ऑर्बिटल, ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं आप और सबसेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जब हम अरेंज करेंगे तो इसको लर्न करने में या टाइम निकालने में हमको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आप वाओ ने एक क्या दिया, एक स्ट्रक्चर दे दिया और बता दिया कि उसी बेस पर आप जनरली तुरंत जो है किसी भी का एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख के हम किसी 1s 2s 2p 2f कोई भी ऑर्बिटल है उसको हम ऑलरेडी बहुत स्पीड से कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है, एकदम सिंपल तरीका है। उस सिंपल तरीके में आपको ये देख लेना है, बिल्कुल शॉर्ट। जैसे ये s ऑर्बिटल है तो 1s से स्टार्ट होता है, यहाँ 2s है, ये 2p हो जाता है, फिर ये 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, जो कि f नंबर है 4, नंबर 4 में f आ जाता है। आप इसको चाहे तो जितना बढ़ा सकते हो, मैं थोड़ा सा बताया भी था आपको, 5s 5p 5d एंड 5f। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए आप बाउ ने प्रिंसिपल दिया कि ये देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी, फिर हायर एनर्जी, ये एनर्जी लेवल आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये देखिए 3p के बाद 3d में नहीं गया, 4s में आ गया, फिर 3d में आएगा, 4p में आएगा, 5s में आएगा, फिर 4d में आएगा, 5p, अगर इसके बाद भी बनाना चाहते हैं तो 6s हो जाएगा, ठीक है। और जो है 4f में जा रहा है, ये 5d, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6p हो जाएगा, 6p में आएगा। 6p के बाद कहाँ पर आएगा आपका इलेक्ट्रॉन, 7s में आएगा। तो इससे आप एनर्जी लेवल कंप्लीट कर सकते हैं। अब अरेंजिंग ऑर्डर जो बुक में आपका लिखा रहता है वही अरेंजिंग ऑर्डर आप यहाँ से लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं 1s, ठीक है, फिर इसके बाद आपका आ रहा 2s, फिर 2p 3 3s 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 के बाद 3s के बाद आ रहा 3p 3s के बाद 3p 4s डॉट डॉट करके आप कर लीजिएगा ये पूरा यहाँ तक, या जितना भी आप चाहें। एसपीडीएफ का ये मैक्सिमम मिनिमम टू मैक्सिमम एनर्जी पर डिपेंड करता है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप n+l रूल निकालते हुए भी आप इसको निकाल लेंगे तो उसकी वैल्यू भी आ जाएगी और उस वैल्यू के अनुसार ये पूरा चार्ट बन जाएगा। मुझे लग रहा है बाउ रूल्स अब सबको समझ में आ गया होगा। इसको बहुत स्पीड से आप तुरंत 7 4 तुरंत बना लेंगे आप कॉपी में, क्योंकि इसको लर्न करने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप ऑर्डर लिख के अरेंज कर दीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी फिल हो जाएगा। अगर इसका लिखना भी है तो स्टार बना के यहाँ पर लिख दीजिए कि आप बाउ प्रिंसिपल बेस्ड अपॉन इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होती है, एनर्जी पर, और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बोल सकते हैं या एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सबसेट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को भी हम यहाँ पर सबसेट बोल सकते हैं, सबसेट, ओके। सेकेंड आप इसमें लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्युपाइड, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट occupied via lower energy orbital,
लोअर एनर्जी और वाइटल। ओके, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्युपाइड बाय लोअर एनर्जी आयो, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपके लोअर एनर्जी से करेंगे। थर्ड लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग, ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हो रहे हैं आपको मालूम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, increasing order of increasing order of energy of orbital or subset। Okay students, now second rules are discussed. Hund's rules are multiplicity of the rules. Hund's rule, Hund, yes, electron pairing, ये इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग पर बेस्ड होता है। ओके, यानी हुंस रूल किसमें बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में। 1 नंबर क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप बाउ पूछ लेता है, आप बाउ प्रिंसिपल इस पर डिपेंड करता है, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, यानी एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिटल्स पर डिपेंड करता है, और ये इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेंगे, बाकी हम इसका बहुत अच्छे से आपको बता भी देंगे और आप लोग निकाल भी लेंगे। बहुत सिंपल है। इसका दूसरा राउंड का नाम है हुंस मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूल्स, तो सेम है, चाहे हुंस रूल पूछे या मल्टीप्लिसिटी। इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल आर पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन एक नया मोड आ गया कि पहली बात तो हाफ फील्ड आप समझ गए होंगे, जब स्ट्रक्चर आप एस का बनाते हैं, 2s का बनाते हैं और p का बनाते हैं, तो हाफ फील्ड का मतलब होता है जब वन वन इलेक्ट्रॉन रहे, ये सब हाफ फील्ड कहलाता है। ठीक है, जैसे p ऑर्बिटल्स का ये हाफ फील्ड है, s का ये हाफ फील्ड है, d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो मिनिमम से वन वन ऑर्बिटल्स, वन वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द parallel या half filled, full filled, clockwise and anti-clockwise electron present in the all orbitals. Okay, so half filled electron is the subcell are paired only when all the orbitals are a subcell is half filled parallel spin। ये क्या होता है, parallel spin होता है। ठीक है, अब पैरेलल स्पिन समझ गए होंगे आप, पैरेलल स्पिन ये ऑलरेडी, अगर ये है तो अब यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन है तो डी में कितने हो रहे हैं, पी है तो 3 है, तो पैरेलल स्पिन होगा। मतलब अगर क्लॉकवाइज में है तो पहले क्लॉकवाइज जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है, अब इस रूल को हम एग्जांपल से अच्छे समझते हैं। देखिए हुंस रूल जो है वो हाइड्रोजन में, जैसे आप बाव की बात करें तो आप बाव की जो सेक्शन होता है वो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम में अलग होता है। इसी प्रकार हुंस में सिंपल है। एग्जांपल इसका हम स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। 1 में आप देखेंगे 1s। ओके, जब 1s है, अब 1s का हम ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये जनरली क्या होता है, 1। ठीक है, क्लॉकवाइज इसको बोल सकते हैं। तो हाइड्रोजन में कोई अंतर नहीं आएगा, हीलियम में 2 होता है तो 2 के लिए भी क्या हो जाएगा, 1s2। तो आप देखेंगे पैरेलल, इसके बाद जैसे ही ये क्लॉकवाइज रहेगा दूसरा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके बाद आप लिथियम का देख रहे हैं, लिथियम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 1s2 2s1। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम फिल, और 2s का जब बनाएंगे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल। ठीक है, यानी बेरिलियम तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, बोरान में आपको समझना होगा। बेरिलियम का आप देखेंगे लिथियम के बाद तो 4 होता है, 4 का 1s2 2s2।
इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन नंबर 4। बट बोरान का जब आया तो बोरान में क्या हो गया 5। अब 5 में आपका क्या आ गया 2p आ गया, अब 2p1 आ गया। इसका मतलब सबसे पहले इन दोनों को हम कंप्लीट करते हैं। इन दोनों को हमने कंप्लीट किया तो पैरेलल पहले स्पिन में 1 1 पैरेलल स्पिन का मतलब किसी भी ऑर्बिटल्स के, ऐसा नहीं है कि हम एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होंगे पैरेलल स्पिन होंगे, एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज और अब यहां से एक नया ऑर्बिटल आ गया जिसको आप पीछे इसका स्ट्रक्चर सेफ आप स्ट्रक्चर देख चुके हैं, px py pz, px py pz। अब px py pz की एनर्जी क्या हो गई सेम हो गई, क्योंकि एनर्जी लेवल पर आप बाबू ने बता दिया था कि एनर्जी लेवल अब सेम है, जबकि बुक में डायरेक्ट दिया रहता है कि पहले इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। बट अगर आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पैरेलल स्पिन में ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकता है क्योंकि इसकी एनर्जी सेम होती है। बट अकॉर्डिंग टू सीरियल px py pz तो पैरेलल कंडीशन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन केवल यहां पर आ जाएगा। ये चीज आप समझेंगे तभी आपको क्वांटम नंबर समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो बोरान के लिए यहां पर देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। अब इसी तरह सभी का आप निकाल सकते हैं, कार्बन का निकाल सकते हैं, जहां पर ये 2p के बाद 3s आ जाएगा तो वो कंडीशन चेंज होती चली जाएगी। कार्बन का आप निकालेंगे, कार्बन का 6 यहां हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन फिल। अब यहीं पर आपको देखना है कार्बन में कि कार्बन वाला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 1s का कंप्लीट 2s का कंप्लीट एंड 2p वाले में आपको ध्यान से देखना है कि पैरेलल यानी इलेक्ट्रॉन पहले एक ही डायरेक्शन में रहना चाहता है। अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्लॉकवाइज रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, भाई ये क्लॉकवाइज ऐसे हो रहा है ये क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को बाद में श्रोडिंगर ने प्रूव कर दिया था कि ये +1/2 है, ये एंटी क्लॉकवाइज है -1/2, ठीक है। तो कार्बन का जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो यहां ना आकर यहां आएगा। इसी को हुंड्स ने प्रूव किया था कि 1 इलेक्ट्रॉन्स पहले ऑर्बिटल्स में फिल हो जाएगा और फिल होने के बाद नए ऑर्बिटल्स में जाएगा। जैसे कार्बन का भी हो गया, अभी नाइट्रोजन का होता तो नाइट्रोजन का यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जब यहाँ पर 3 हो जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन का हम देख लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना होगा 8, 1s2 2s2 2p4। अब इसको भी आपको अच्छे समझना है, 2p4 है तो s में बिल्कुल कंप्लीट रहेगा, 1s में एंड 2s में। बस अब आपको ध्यान देना है p वाले में px py। अब देखिए ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और ये आपका ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पर है। इसी तरह आगे आगे चल के फिल होता जाएगा और जितनी भी लेवल्स है वो आपकी एनर्जी लेवल पैरेलल कंडीशन में पहले हाफ स्पिन फिल होगी उसके बाद फुल होना। जैसे अगर डी आ जाता है, मान लीजिए किसी में डी आ जाता है 3d तो 3d वाले 1s और 2s एकदम कंप्लीट रहेगा, 1s मतलब जो भी एस आए, ठीक है। तो डी देखेंगे तो डी में आप जानते हो डी टाइप्स होते हैं 5 टाइप्स के ऑर्बिटल्स, ओके, dxy yz zx zx dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये 5 टाइप्स के ऑर्बिटल्स हैं जिसके हम शेप हम बता चुके हैं, डबल टेम्पल होगा। अब 3d में इलेक्ट्रॉन को जब हमको फिल करना होगा तो आप देखेंगे पहले पैरेलल कंडीशन में 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पहले फिल हो जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन आपका अपोजिट डायरेक्शन वाला फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जब 1 इलेक्ट्रॉन का इज कॉल्ड द हाफ फील्ड, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द फुल फील्ड। तो हाफ फील्ड में हाफ फील्ड पहले हाफ फील्ड कंडीशन आएगी क्योंकि ऑलरेडी मल्टीप्लिसिटी टूल यही बता रहा है, ठीक है। ये जब 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 1 2 3 4 5 तो इसको ऑलरेडी आप बोलते हैं हाफ फील्ड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका फुल फील्ड हो जाएगा। तो अब किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जैसे ही क्लियर होता है आप अब ऑलरेडी फिल कर सकते हैं कि हमारा जो है जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है या इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है, यही पेयरिंग में ध्यान दीजिएगा
क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस पर बेस्ड है, पेयरिंग पर बेस्ड है। अब पेयर के लिए उन्हें बताया कि पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाए किसी भी ऑर्बिटल में, उसके बाद पेयर का इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है। इसमें एग्जांपल बहुत आएगा और जो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको लिखवाया तो उतना भी आप लिख देते हैं, ठीक है, बाकी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी आप बाउ प्रिंसिपल एंड आपका हुंस मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूल्स, ये दोनों को बेस्ड को आप जान लीजिए। आप बाउ का जो प्रिंसिपल है वो आपके किस पर डिपेंड करता है, एनर्जी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी N+L रूल पर। और आपका हुंस रूल जो है ये बेस्ड होता है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग पर, जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कंप्लीट होते, पहले हाफ फील्ड फिर फुल फील्ड होता है। ये दोनों कंप्लीट करने के बाद हम कल क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे। आपके बुक में भी दिया हुआ है, एक बार क्वांटम नंबर देख लीजिएगा। क्वांटम नंबर कैसे नंबर्स हैं, श्रोडिंगर ने 3 क्वांटम नंबर बताए थे, बाद में स्पिन क्वांटम नंबर आ गया, तो चारों क्वांटम नंबर हो गए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं n से, एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं L से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर उसके बाद स्मॉल m से, फिर स्पिन क्वांटम नंबर जो कि हमारा यही फील्ड बताता है कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसको आप चाहे तो जिस तरह से ध्यान से देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप अभी तक क्या था, इलेक्ट्रॉन कंफर्म हो चुका था कि कहां पाए जाते हैं। अभी श्रोडिंगर ने कहा पाए जाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कि उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है केवल ये कहां पर पॉसिबल है ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित प्रोबेबिलिटी है कि x में ज्यादा रह सकता है कि y में कि z में, ये हमने निकाल लिया। यानी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस डिस्कस करने के लिए, एनर्जी और उसके स्टेबिलिटी के लिए जो नंबर हम पढ़ते हैं वही होता है आपका क्वांटम नंबर, और वो हम चारों क्वांटम नंबर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि आपको रूल से भी निकाल लेंगे, बाकी हम आपको बता देंगे, उससे भी क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, क्वांटम नंबर अब इसके बारे में कल अच्छे से बेटा डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू आप बाउ और अकॉर्डिंग टू हुंस मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूल अच्छे से देख लेना, फिल कर लेना, इलेक्ट्रॉन एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लेना। कल क्वांटम नंबर अगर आप अच्छे से 40 मिनट्स देख लोगे तो आपको क्वांटम नंबर एकदम लर्न हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर एक बार पढ़ा भी होगा तो क्वांटम नंबर में कहाँ प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसी प्रॉब्लम्स को हमको देखना है। ठीक है, कि m कैसे निकल आया, l कैसे निकल आया, कहाँ पर पॉजिटिव हो गया, कहाँ पर निगेटिव हो गया, ठीक है, जीरो क्यों हो गया, तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिएगा, हुंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूल और आप बाउ का एनर्जी लेवल आप अच्छे से बना लीजिएगा, उसमें आप इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। जहां भी जैसे हमने ये नहीं बताया आपको, एस में आपको तो मालूम है कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, ठीक है, और पी में कितने रह सकते हैं आपको मालूम है 6 रह सकते हैं, डी में 10 और एफ में 14 कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हम शेप एंड स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं ऑर्बिटल्स का। तो एस में एस है, ये एस में कितना ऑर्बिटल्स है ये, तो इसमें स्पिन ही रहेगा एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ नहीं सकता। पी डिवाइड होता है पी एक्स पी वाई पी जेड में, तो पी एक्स पी वाई पी जेड ये प्रूव हो चुका है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं स्पिन में, एक ऑर्बिटल ये हो गया, इसके मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं 6। और डी की बात आएगी तो डी में आप जाएंगे, डी 5 टाइप्स से डिवाइड होता है, इसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स में सबकी नेमिंग होती है। 1 ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो गया 10, इसलिए डी में 10 और एफ में इसी तरह क्या हो जाता है 7 हो जाता है, तो 7 में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका टाइप्स अभी कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये केवल 7 टाइप्स से डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7 on 1 orbitals में 2 इलेक्ट्रॉन स्पिन इक्वल टू 14, s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। ये ध्यान रखना है आपको, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। बाकी ऐसा नहीं कि क्लोरीन लास्ट में आ रहा है तो 8 ही कर दो, नहीं, जितनी जरूरत होगी उतना हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
फिल कर देंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट लेक्चर आर डिस्कस क्वांटम नंबर। ओके